जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम यू अगेन इन दिस पीएम क्लास। आज बेटा इस वाले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक केस ओटीक्यू। और इस क्वेश्चन का नाम है गुड टाइम कंपनी। क्या नाम है बेटा? गुड टाइम कंपनी। सितंबर दिसंबर 2024। और ये मैं रियल पास पेपर है और ये मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट किया है। और ये है बेटा आपके पास केस ओटीक्यू। और टॉपिक का नाम है आपके पास थ्रूपुट अकाउंटिंग। क्या है बेटा आपके पास? इट इज थ्रूपुट अकाउंटिंग। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले काम आप ये किया करें कि जब आप रियल एग्जामिनेशन में जब आप केस ओटीक्यू देखें ना, तो थोड़ा सा ना स्क्रॉल करके कंप्यूटर में देख लिया करें टॉपिक कौन सा है। जैसे अभी मैंने केस नहीं पढ़ा, मैंने आपको बता दिया कि वैसे क्या चीज है। तो आपने देखा अच्छा भाई ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट थ्रूपुट अकाउंटिंग और ये, तो आपने पहचान लिया कि यहाँ पे टॉपिक थ्रूपुट अकाउंटिंग है। तो अब आप केस पढ़ते हुए उसी अंदाज में ही बात करेंगे। देखिए जो आपके पास पहली रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट का ताल्लुक तो केस से नजर भी नहीं आ रहा, मैं रीड कर रहा हूं। Which of the following statement about throughput accounting and theory of constraints are true? थ्रूपुट अकाउंटिंग। बेटा थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या चीज है? एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखो जब आप बेटा इनपुट करते हो, क्या करते हो बेटा? इनपुट डायरेक्ट मटेरियल का कहाँ पे इनपुट करोगे? यकीनी बात है किसी ना किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में आप इनपुट करोगे। डेफिनेटली का इनपुट करोगे बेटा? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आपके पास आ जाएगा क्या? आउटपुट। क्या आ जाएगा बेटा? आउटपुट। अच्छा ये जो आपके पास है ना, दिस वन, प्रोडक्शन प्रोसेस, मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में इंसर्ट करने के बाद, मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में इंसर्ट करने के बाद कुछ मसले हो सकते हैं, देयर मे बी प्रॉब्लम्स और यू कैन कॉल इट बैरियर्स इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन बेटा एक बात ध्यान में रखना, आफ्टर मटेरियल इनपुट, हाँ आफ्टर मटेरियल इनपुट, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके पास बैरियर्स होंगे ना, बैरियर्स होंगे, आप इसको क्या कह लो बेटा? कॉन्स्ट्रेंट्स कह लो। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉटलनेक। क्या कहते हैं बेटा? बॉटलनेक। और बॉटलनेक क्या होंगे? या तो वो आपके पास लेबर आवर्स होंगे, या तो वो आपके पास क्या होंगे? मशीन आवर्स होंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बेटा इन बॉटलनेक की वजह से आपका जो आउटपुट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है? रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ध्यान में एक बात रखिएगा कि आपके पास थ्रूपुट अकाउंटिंग में बॉटलनेक रॉ मटेरियल नहीं होता। तो बेटा बिकॉज ऑफ बॉटलनेक होता क्या है? बिकॉज ऑफ बॉटलनेक द आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड। द आउटपुट इज व्हाट बेटा? रिस्ट्रिक्टेड। आउटपुट कम आना शुरू हो जाता है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या कहती है? थ्रूपुट अकाउंटिंग कहती है फोकस करो बॉटलनेक के ऊपर, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। और जितने बॉटलनेक उसको एलिमिनेट करो ताकि आपका आउटपुट बढ़े। तो बेटा ये जो आपके पास थ्रूपुट अकाउंटिंग है ना, थ्रूपुट अकाउंटिंग और थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपका फोकस होना चाहिए बॉटलनेक को खत्म करने पे। किस पे बेटा? बॉटलनेक को खत्म करने पे। जैसे अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स में समराइज करके बताऊं, 3 पॉइंट्स में कि ये, अच्छा एक चीज जरा ध्यान में रखिएगा, ये थ्योरी है। क्या है बेटा आपके पास? थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है किसी की ऑब्जर्व प्रैक्टिस होगी, एक थ्योरी है, मतलब एक थ्योरी चल रही है। सो बेटा अब ये जो थ्रूपुट अकाउंटिंग और इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं, ये बोलते हैं कि आपके पास हर प्रोडक्शन प्रोसेस में बॉटलनेक होगा। क्या होगा बेटा? आपके पास बॉटलनेक होगा, बॉटलनेक इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या होगा बेटा? बॉटलनेक इन द, बॉटलनेक इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, आपको फोकस करना चाहिए बॉटलनेक के ऊपर। बॉटलनेक कहते हैं कम रिसोर्सेज को, नॉन बॉटलनेक के ऊपर नहीं। तो आपको उस बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना है, क्योंकि बेटा ये आपके पास इससे आउटपुट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। बॉटलनेक इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है। और आप इसको क्या करो? एलिमिनेट करो, एलिमिनेट द बॉटलनेक। ठीक है, एलिमिनेट द बॉटलनेक। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट में पता है क्या? तीसरे पॉइंट में ये कहा जाता है मुमकिन है, इट मे बी पॉसिबल, कि जब एक बॉटलनेक को खत्म करें, जब एक बॉटलनेक को खत्म करें तो दूसरा बॉटलनेक पैदा हो जाए। यानी कि मैंने लेबर आवर्स की शॉर्टेज पूरी कर दी और लेबर अपॉइंट कर दिए, तो लेकिन अब मशीन खराब हो गई, मशीन दूसरी ले ली तो लेबर कहीं बीमार पड़ गया। तो ये कह रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो स्मूथ नहीं चलेगा। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में मसले आते, एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली
पुट फोकस ऑन द बॉटलनेक रिसोर्स। तो जरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका ध्यान रखना। बॉटलनेक इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, एलिमिनेट द बॉटलनेक। और आपके पास मुमकिन है व्हेन वन बॉटलनेक is eliminated, there may be क्या बेटा, another bottleneck, there may be क्या बेटा, another bottleneck। आपके पास कुछ और bottleneck भी हो सकता है। तो ये आपके पास है बेसिकली थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एंड जो भी आपके पास इसको कह लो आप थ्रूपुट अकाउंटिंग और थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है बेटा, ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट का कि प्रोडक्शन प्रोसेस में मसले होते हैं। अब देखो मटेरियल नहीं होता, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है ना, इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द फैक्ट्री आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, दे आर टर्म्ड एज बॉटलनेक रिसोर्स। ठीक है, उसको हम लोग बॉटलनेक रिसोर्स कहते हैं। चल बेटा, अब आ जाते हैं ऊपर थ्योरी के। ये तीन आपके पास सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर ट्रू? नंबर वन, theory of constant suggests that when one bottleneck is overcome, another bottleneck will arise. Yes, अभी ये तीसरा पॉइंट ये आपके सामने लिखा हुआ है। नंबर टू, theory of constant aims to maximize the amount of non bottleneck। अरे नहीं, नॉन बॉटलनेक वो कहते हैं जिसमें मसला ही नहीं होता, जो अनलिमिटेड आपके पास पड़ा होता है। तो आपको फोकस किस पे करना चाहिए? बॉटलनेक पे फोकस करो भाई, नॉन बॉटलनेक पे थोड़ी। दो मशीनें, एक स्लो चलती है एक तेज चलती है। स्लो मशीन इज अ बैरियर, उस पर तवज्जो दो। जो तेज है उसको तेज चलने दो यार, उस पर थोड़ी फोकस करना है। वो तो बिल्कुल सही है, हाँ ध्यान रखना वो खराब नहीं हो जाए। जब खराब होगी तो इसका मतलब आपने किसके ऊपर, बॉटल नेक के ऊपर फोकस करना है। नंबर थ्री, इन थ्रूपुट अकाउंटिंग वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ओनली। द आंसर इज यस। सो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा आपके पास? ये सी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोग थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट, आई एम वेल अज्यूमिंग कि आपका टॉपिकल वीडियो लेक्चर कंप्लीट है, क्योंकि ये तो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। टॉपिक में तो बहुत सारी चीजें समझाएंगी है कि आपके पास थ्रूपुट अकाउंटिंग में जो भी आपके पास इन्वेंट्री होती है, आप उसको बेटा वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कीमत लगाते हो आप उसकी कीमत लगाते हो किस पे? मटीरियल कॉस्ट पे, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट ओनली। एक बात तो ये हो गई। और बेटा जो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट है ना, यानी कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट है, इसको आप फिक्स अज्यूम करते हो। ठीक है, क्या अज्यूम करते हैं? लिमिटेड फिक्स। बाकी की जो कन्वर्जन कॉस्ट है, और ये कन्वर्जन कॉस्ट मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में बताया था कि क्यों लिमिटेड फिक्स्ड है। बेटा सिंपल पॉइंट है, मेरे पास लेबर और मशीन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक शॉर्ट है तो दूसरा इस्तेमाल थोड़ी होगा, तो लिमिटेड है और फिक्स्ड है, दैट्स इट। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट इज पीरियोडिक फिक्स कॉस्ट। ठीक है बेटा, कन्वर्जन कॉस्ट क्या बेटा आपके पास? इट इज अ पीरियोडिक फिक्स कॉस्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़े बेटा। ये क्या लिखा? व्हाट इज द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो? टीपीएआर। बेटा टीपीएआर आप सारे बच्चे जानते हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप ऊपर क्या रखते हो? ऊपर आप रखते हो रिटर्न। क्या रखते हो बेटा? रिटर्न पर बॉटलनेक आवर, रिटर्न पर बॉटलनेक आवर डिवाइडेड बाय कन्वर्जन कॉस्ट पर बॉटलनेक आवर। ठीक है बेटा, कन्वर्जन कॉस्ट पर बॉटलनेक आवर। एक पॉइंट तो आपके पास ये हो गया। अब ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न किसको कहते हैं? थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर बेटा ध्यान से सुनना, थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ मटेरियल का खर्चा निकाला जाता है सबसे पहले। तो जो इनिशियल बचत होती है ना, जिसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ग्रॉस प्रॉफिट कहते हो, फिर अदर एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट लाते हैं। तो यहाँ पर थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या होता है? स्टॉक वैल्यू होता है मटीरियल कॉस्ट के मटीरियल पे। तो होता क्या है कि आपने, बल्कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिख के सॉल्व करवा देता हूँ। बेटा सबसे पहले आपने लेनी है सेलिंग प्राइस। क्या लेनी है? सेलिंग प्राइस। फिर आप माइनस करोगे डायरेक्ट मटेरियल। तो जब आपने सेलिंग प्राइस में से डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे को माइनस करना है, तो अब आएगी बचत। मैं नॉर्मल आसान भाषा में बोलूं तो बचत हो रही है। लेकिन बचत सारा खर्चा निकाल कर नहीं, बचत बेटा सारा खर्चा निकाल कर नहीं। इस वक्त जो बचत हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद बचत है। और उस बचत को थ्रूपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रूपुट। यानी कि ये आपके पास कहलाएगा बेटा, इट विल बी थ्रूपुट रिटर्न।
क्या कहलाएगा बेटा? थ्रूपुट रिटर्न। ठीक है, तो अब जरा चलते हैं, इसने आपको किसके बारे में बोला है? क्लॉक के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला? क्लॉक और टू डेसिमल प्लेसेस। अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा केस बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा। गुड टाइम कंपनी प्रोड्यूसेस क्लॉक एंड वॉचेस। क्लॉक और वॉचेस, एक दो तीन, तीन घड़ियां बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स तो दो ही है ना, एक क्लॉक जो वॉल क्लॉक होगी और एक आपके पास वॉचेस। इट मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल मॉडल ऑफ क्लॉक एंड थ्री मॉडल्स ऑफ वॉचेस, GL, RT, SM, ये रहा। ठीक है, द क्लॉक इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ सेपरेट फैक्ट्री फ्रॉम वॉचेस। आगे बढ़ते हैं। द मेन कॉन्स्ट्रेंट इज द असेंबली मशीन आवर्स। बेटा मेन कॉन्स्ट्रेंट क्या है जरा मुझे बताइएगा? असेंबली मशीन आवर्स अवेलेबल। द मेन कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ गुड टाइम कंपनी बेटा क्या है? असेंबली मशीन आवर्स। द टाइम अवेलेबल, the time available is reduced by temporary breakdown of assembly machinery and the need for the maintenance. टेम्पररी ब्रेकडाउन की वजह से मसले, यार मसले आ रहे हैं, और इनका मसला क्या है? लेबर आवर मसला नहीं है, मशीन आवर मसला है। द फाइनेंस डायरेक्टर डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस थ्रूपुट अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये आपके पास प्रोडक्ट्स के बारे में गिवन है। सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर वेरिएबल और ये फिक्स कॉस्ट। मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये तीन आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? कन्वर्जन कॉस्ट। प्रॉफिट आ गया, असेंबली मशीन मिनट्स में है, 20 मिनट है, आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस 40 माइनस 15.5। बेटा अब आप चेक करो, सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? $40। मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 15.5। अब जो मैं बोलूंगा ना बेटा, मेरे अल्फाज पे आपने गौर करना है। मेरे अल्फाज पे बेटा आपने गौर करना है कि ये क्या चीज है। ये बना बेटा आपके पास कितना? 24.5। ये आपके पास पर यूनिट। क्या है बेटा आपके पास? पर यूनिट। मतलब समझिएगा, एक यूनिट, बहुत सारे खर्चे ना, लेबर का भी खर्चा निकाल, नेट बचत नहीं है। मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद इस एक प्रोडक्ट पे मुझे 24.5 रुपीज बच रहे हैं। कौन सा खर्चा निकालने के बाद? सिर्फ मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद, सिर्फ 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 मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद मेरे पास $24.5 बच रहे हैं। इसको बोलते हैं थ्रूपुट रिटर्न पर यूनिट। लेकिन हमारे पास तो मसला आवर्स होते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए? हर एक, ये एक यूनिट है, ये रहा एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, मुझे एक प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे पूरे घंटे के ऊपर रिटर्न चाहिए, एक घंटे के ऊपर। अब अज्यूम करो 1 घंटे में 2 यूनिट्स बनते हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई, तो वो 1 घंटे की बचत होती है। तो यहाँ पर आपको जो मेजरमेंट है ना, वो यूनिट्स पे मेजरमेंट नहीं है, आवर्स में मेजरमेंट है। अब ये क्या है बेटा? 24.5 एक यूनिट, और एक यूनिट कितने में बनता है उसको आप उससे डिवाइड कर लेते हो। तो आप बेटा डिवाइड करते हो किससे? आप डिवाइड करते हो बॉटलनेक टाइम, बॉटलनेक टाइम पर यूनिट डिवाइडेड बाय, बेटा कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगते हैं, तो आवर्स कितने हो जाएंगे? 20/60 हो जाएगा। ये हो गया आवर्स पर यूनिट। ठीक है बेटा, ये आवर्स पर यूनिट हो जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में बेटा, एक साथ डिवाइड कर लो, तो आपके पास जवाब एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। ये है 73.5 पर आवर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पहले समझिएगा, ये इस स्टार का मतलब, हर एक घंटे में, एक यूनिट पर नहीं, एक यूनिट पर नहीं, घंटे में जितने भी यूनिट्स बने उसको जाने दो सर। हर एक घंटे में, हर हर एक घंटे में, हर एक घंटे में मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद, हर एक घंटे में मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद $73.5 बचते हैं। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न पर बॉटलनेक आवर। रिटर्न पर क्या बेटा? बॉटलनेक आवर। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप लेते हो कन्वर्जन कॉस्ट। क्या लेते हो? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और इस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। ठीक है बेटा, इस प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या बेटा आपके पास? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। ठीक है बेटा, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। अब जरा पॉइंट समझिएगा बेटा, क्या है ये? कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं मटेरियल इंसर्ट करने के बाद रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगता है। तो अब आते हैं बेटा लेबर और ओवरहेड्स। बेटा ये अमाउंट जरा याद रखिएगा। 6.6 डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स 3 और 2.4 फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो अब बेटा यहाँ पर आपके पास क्या चीज आ जाएगी? यहाँ पे इट विल बी 6.6 प्लस 3 प्लस
2.4। अब ये क्या चीज है बेटा, इसका जरा टोटल कर ले, 6.6 प्लस 3 प्लस 2.4, तो ये आपके पास बन जाती है बेटा कितनी, 12। ये कितनी बन जाती है बेटा आपके पास, 12। अब ये क्या है, 12 पर यूनिट, मतलब समझ रहे हो इसका क्या है, इसका मतलब ये है, ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट है, 1 यूनिट पर कन्वर्जन। लेकिन हमें तो घंटों का हिसाब चाहिए भाई, और वो भी बॉटल नेक का टाइम, नॉन बॉटल नेक का टाइम नहीं। तो अब मुझे क्या चाहिए बेटा, अब मुझे चाहिए कन्वर्जन कॉस्ट पर बॉटल नेक आवर। क्या बेटा, पर बॉटल नेक आवर। तो आप लोग बेटा कन्वर्जन कॉस्ट 12 डिवाइडेड बाय पर आवर, पर आवर 1 यूनिट 20 मिनट में बनता है, तो हमें तो घंटे चाहिए ना बेटा। तो डिवाइड किससे करोगे, 20/60 से, तो ये तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 अपॉन डिवाइडेड बाय 20/60 बेटा एक साथ कीजिएगा, ये आपके पास बन जाएगा $36, $36 पर आवर। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हो गया बेटा आपके पास दिस वन एंड दिस वन। इसका मतलब पता है क्या, 36 का, हर एक घंटे में, हर एक घंटे में कन्वर्जन कॉस्ट 36 है। 1 घंटे में मटेरियल का खर्चा निकालो बेटा, एक खर्चा तो निकाल लिया, 1 घंटे में मटेरियल का खर्चा निकालो तो $73.5 की बचत है, और उसी 1 घंटे में 36 की आपकी कॉस्ट है। तो अब आप इसको काम करो सिंपली बेटा, यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज प्लेस करें, 73.5 डिवाइडेड बाय 36, डिवाइडेड बाय क्या बेटा आपके पास 36, 73.5 डिवाइडेड बाय 36, इट इज 2.04, 2.04। ग्रेटर देन 1 होता है तो प्रॉफिट होता है, लेस देन 1 होता है तो लॉस होता है, इज इक्वल टू 1 होता है तो फिर आपके पास, उसको हम लोग यहाँ पर ब्रेक इवन कह देंगे। तो 2.4 है, ये ऑप्शन 2.4 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो ये थी आपके पास थ्रूपुट अकाउंटिंग की रेशो की कैलकुलेशन, और ये प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है नंबर 3। अच्छा नंबर 3 में देखो बेटा क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द प्रोपोज्ड एक्शंस। अच्छा बच्चे ये ना आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप वाला क्वेश्चन हो जाता है, कि यहां से ड्रैग करेंगे वहां पे ड्रॉप करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास, इसमें भी जरा देख लेते हैं, ये प्रोपोज्ड एक्शंस लिखे हुए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोज्ड एक्शंस आइडेंटिफाई इम्पैक्ट ऑन द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। बेटा ये एक्शन है 1 2 3 4, इन एक्शंस की वजह से थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं एक एक करके लिखता हूं, और यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज मैं लिख दूंगा, क्योंकि मैं तो उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, नंबर 1, इंप्रूव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मेंटेनेंस प्रोसेस टू इंक्रीज अवेलेबल मशीन आवर्स। पहली बात, मशीन आवर्स कह रहे हैं इंक्रीज करो। मशीन आवर्स इंक्रीज करने का मतलब पता है क्या है, ज्यादा मशीनें लगाओ। अब जितनी ज्यादा मशीनें लगेंगी, या जो स्लो मशीन है वो आपके पास रिपेयर होंगी, तो आपके पास यूनिट्स ज्यादा बनेंगे। तो बेसिकली बेटा ये पता है क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि मशीन आवर्स पे तवज्जो रखो, मशीन आवर्स ज्यादा से ज्यादा बनाओ, पता है क्या होगा, ज्यादा आउटपुट बनेगा, और जितना आउटपुट बनेगा उतना माल बिकेगा, उतना माल बिकेगा उतना टीपीआर आपके पास इंप्रूव हो जाएगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये किसको इंप्रूव कर रहा है, ये इंप्रूव कर रहा है बॉटल नेक को। किसको बेटा इंप्रूव कर रहा है, बॉटल नेक को। तो जब बॉटल नेक इंप्रूव होगा बेटा, जब आपके पास बॉटल नेक इंप्रूव होगा, तो सोचने की बात यह है, ज्यादा आउटपुट बढ़ेगा, ज्यादा आउटपुट तो ज्यादा प्रॉफिट है, तो इसकी वजह से बॉटल नेक आपके पास इंप्रूव होगा, तो आपके पास आउटपुट बढ़ेगा, और यकीनन टीपीएआर भी बढ़ेगा। ठीक है, सो इट विल गोना इंक्रीज। नंबर 2, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम एट अ टाइम एंड अ थर्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ लेबर आवर्स। बेटा लेबर आवर्स तो नॉन बॉटल नेक है यार, नॉन बॉटल नेक पे थोड़ी आपको फोकस करना है, नॉन बॉटल नेक पे थोड़ी आपको फोकस करना है। आपको फोकस किसके ऊपर करना है बेटा, आपको फोकस किसके ऊपर करना है, इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर आवर्स। नो, ये तो नॉन बॉटल नेक है। अब जरा गौर से सुनना, नॉन बॉटल नेक मतलब, तब मसला नहीं है, 3 बंदे काम करते हैं, 3 लेबर है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4 और अपॉइंट कर लो, अरे मसला ही नहीं है, लेबर की जरूरत ही नहीं है। जितना ज्यादा आप लेबर को इनकर करोगे कॉस्ट बढ़ेगी, तो जब आपकी बेटा कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपके पास जो टीपीएआर है वो तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर तो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको जो इंक्रीज करना है ना, रिसोर्सेज बॉटल नेक की इंक्रीज करनी है, नॉन बॉटल नेक की नहीं। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, तो डिक्रीज हो जाएगा इस पे।
नंबर 3, negotiating a contract to buy some materials at lower price from a new supplier. यस बेटा, ये इंक्रीज होगा इससे। क्यों इंक्रीज होगा? सोचने की बात ये है कि आपके पास डीएम कॉस्ट कम होगी। जब डीएम कॉस्ट कम होगी तो रिटर्न बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा तो टीपीएआर भी बढ़ेगा। जब आपके पास बेटा रिटर्न बढ़ेगा तो टीपीआर भी तो बढ़ेगा ना। ये देखो, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास रिटर्न बढ़ेगा तो टीपीआर भी बढ़ेगा। सो अगर आप ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएशन करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो टीपीआर तो बढ़ जाएगा। नंबर 4, changing electricity supplier to one charging a lower standing charge per day for factory power. इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, अच्छा कुछ कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स की डोमिनेंसी होती है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट कराची, पाकिस्तान, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा है। बट व्हेन यू गो टू द अदर कंट्रीज, सम अदर कंट्रीज, देयर आर मेनी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी की ऑफर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंपटीशन में है, यानी कि मैं इस कंपनी से नहीं उस कंपनी से बिजली परचेज कर लूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो बिल्कुल सही है। तो लोअर स्टैंडिंग, बेटा जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी होगी तो कॉस्ट कम होगी, तो डेफिनेटली टीपीएआर बढ़ेगा। टीपीआर मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी। तो इससे भी बेटा आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डिक्रीज वाला सिर्फ यही है, बाकी तीन से आपके पास क्या हो रहा है? टीपीआर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो भी थ्योरी होती है ना बेटा, थ्योरी थ्योरी को अगर आप समझ के करेंगे ना, थ्योरी को अगर आप बेटा समझ के करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो एलिमेंट चला जाएगा आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्चुअल आपने लर्निंग करनी है। तो आप ये देख रहे हो कि मैं तो एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ कि सही क्यों है, गलत क्यों है, ये तमाम चीजें। इज इट डन? नाउ लेट्स मूव अहेड। बेटा आगे प्रोसीड करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और देखो नंबर 4 क्या है बेटा। नंबर 4, ये वीडियो मैं इधर रख लेता हूँ। नंबर 4 में बेटा आपसे क्या कह रहा है? नंबर 4, अच्छा हमने, ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में बेटा देखो क्या कह रहा है। What should be the production ranking for watches in order to maximize the throughput? बेटा रैंकिंग किस बुनियाद पे करते हैं? रैंकिंग करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा रैंकिंग किस बुनियाद पे करते हैं बताइएगा? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न पर आवर। आपके पास 3 प्रोडक्ट्स है, 4 प्रोडक्ट्स है, जिसका रिटर्न पर आवर, हर एक घंटे में जो ज्यादा रिटर्न देगा, हर एक घंटे में जो ज्यादा रिटर्न देगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न पर बॉटलनेक आवर। ठीक है बेटा, रिटर्न पर बॉटलनेक आवर। तो अब जरा देखते हैं बेटा आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। ये मुझे ऊपर यहाँ पर जाना पड़ेगा। इन दिस GLRTSM, GLRT, और क्या है बेटा? SM। 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और इसमें बेटा आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और फिर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? थ्रूपुट रिटर्न पर यूनिट। क्या जगह बेटा? थ्रूपुट रिटर्न पर यूनिट, ठीक है। ये तो हम सबको पता ही है। तो मैं ऊपर की सारी फिगर्स जो है ना, इसको उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ। बेटा सेलिंग प्राइस कितनी है आप पहले चेक कीजिएगा। सेलिंग प्राइस है 36, 26, 22। सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा? 36, 26 एंड 22। ठीक है, अब आ जाते हैं मटेरियल की कॉस्ट पे। मटेरियल की कॉस्ट देखो, 14.7, 10.3 एंड 8.8। क्या बोला बेटा मैंने? 14.7, 10.3 and 8.8। दिस इज योर मटेरियल कॉस्ट। कितनी थी बेटा आपके पास? इट वॉज 14.7, 10.3 एंड 8.8। अब जब आप इसको माइनस करोगे मेरे प्यारे मोजेस बच्चों, बेटा जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा थ्रूपुट रिटर्न पर यूनिट। क्या आएगा? थ्रूपुट रिटर्न पर यूनिट। सो 36 माइनस 14.7, it is 21.3, but I'm using this manual calculator। 21.3 ये पर यूनिट है। हाँ, क्या है बेटा आपके पास पर यूनिट? 26 माइनस 10.3, ये आपके पास कितना? 15.7। और फिर आपके पास क्या होगा बेटा? 22 माइनस 8.8, इट इज
13.2। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपके पास डिवाइडेड बाय वही आपके पास बॉटलनेक टाइम, बॉटलनेक टाइम, ठीक है, पर आवर। अब आप चेक कर लीजिएगा बेटा, हमारे पास इस केस में मिनट्स हैं 24, 18, 15, 24, 18 और 15 मिनट्स हैं, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है डेफिनेटली। डिवाइडेड बाय 24/60 डिवाइडेड बाय 18/60 डिवाइडेड बाय 24, 18, 15, 15/60। एक बार वेरीफाई भी कर लेते, 24, 18 और 15 ही थे ना, 24, 18, 15। ठीक है बेटा, कोई इतनी मुश्किल एमटीक्यू तो नहीं है, केस ओटीक्यू नॉर्मल है बेटा, अटेनेबल है। डिवाइड करोगे तो जो आंसर कहलाएगा, द आंसर विल बी कॉल्ड रिटर्न पर बॉटलनेक आवर, फैक्ट्री बॉटलनेक आवर। ये क्या है बेटा, आपके पास रिटर्न पर बॉटलनेक आवर। ठीक है, तो इस बुनियाद पे जिसका रिटर्न पर बॉटलनेक आवर ज्यादा होगा, आपने सबसे पहले वो प्रोड्यूस करना है। सो इट इज 21.3 डिवाइडेड बाय 24/60, इट्स $53.25 per hour, and then 15.7 divided by 18/60, that is 52.33 per hour. 13.2 divided by 100/60, that is 52.8 पर आवर। अब आप चेक कर ले बेटा, जिसका ज्यादा होगा उसको आपने पहले प्रोड्यूस करना है, यानी कि फर्स्ट ये हो जाएगा 53 हो गया ना, और ये 52.3 है, 52.8 है, थोड़ा सा ही फर्क है। सो इट्स माय सेकंड एंड इट्स माय थर्ड। ठीक है बेटा, अब आप ये चेक कर लो कि ये कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, GLSM और RT, यानी कि GLSM RT, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। तो ये आपके पास चौथी एमसीक्यू भी सॉल्व हो गई है। देखो बेटा, रियल पास पेपर है सितंबर दिसंबर 2024 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, जिंदगी में आगे बढ़े। देखो क्या लिखा है, नंबर 5। नंबर 5 भी आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है, आप इसको थ्योरी कहते हो। ठीक है, और आसान सा चीज है यार, आसान सी है, अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट है आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, which of the following statements if any about throughput accounting ratio for the new stopwatch is are true? Which of the following if any about throughput accounting ratio is are true? ठीक है बेटा, नंबर 5। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुना, इसने लफ्ज बोला है न्यू, अभी भी हमने डाटा पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, न्यू स्टॉप वॉच, ऊपर चलने डाटा इसको पढ़ना है। ये देखो क्या लिखा है, ये रहा, गुड टाइम इज ऑल्सो डेवलपिंग अ न्यू स्टॉप वॉच, एक नई स्टॉप वॉच बना रहे फॉर कंपेटिटिव वाटर स्पोर्ट्स, उसका टीपीएआर है 1.75, इसका टीपीआर कितना है 1.75, न्यू स्टॉप वॉच है, इसका टीपीआर कितना है बेटा 1.75। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि द कंपनी हैज बजट टू स्पेंड $50,000 on advertising when the product is launched। बेटा TPAR 1.75 मतलब ग्रेटर देन 1 है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था कि ग्रेटर देन 1 होता है तो प्रॉफिट लॉस वगैरह आपके मेजरमेंट होती है। तो अब ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, न्यू स्टॉप वॉच, इसका TPR कितना है बेटा, इसका जो TPR है वो है 1.75। इसका मतलब ये प्रोडक्ट प्रॉफिट में है, किसमें बेटा, प्रॉफिट में है। ठीक है, यानी इसका रिटर्न ज्यादा है और इसकी कॉस्ट कम है। तो टीपीआर बेटा कैसे निकलते हैं, टीपीआर आप ऊपर रखते हो रिटर्न, नीचे क्या रखते हो, कन्वर्जन कॉस्ट, वही पर आर ही रखते हैं ना, पर बॉटलनेक आर, रिटर्न पर बॉटलनेक आर, और कन्वर्जन कॉस्ट भी किसमें रखते हैं बेटा, पर बॉटलनेक आर। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी सी रिवर्स थ्योरी है, द ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, ना ना, रिटर्न इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा है
और कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे कम है, तभी तो तुम्हारे पास ये प्रॉफिटेबल में आया है ना। और रिटर्न कैसे निकालते हैं, सेल माइनस कॉस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी, कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम है तभी तो आपके पास रिटर्न ज्यादा है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नंबर 2, द कॉस्ट पर आवर इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। नो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो आपके पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। तो जो आपके पास कॉस्ट पर आवर निकालते हो ना, ये कन्वर्जन कॉस्ट होती है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और ये तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसका एडवर्टाइजमेंट का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, इसका ताल्लुक तो बेचने से होता है। तो ये वाली कॉस्ट हम लोग नहीं लेते। तो नाइदर नाइदर वन और नाइदर टू। ठीक है बेटा। तो अब आप ये चेक करो, इस तरह की थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको एक चीज दी हुई है कैलकुलेशन, आपको बोला है भाई इंग्लिश में आंसर करो। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, हमने केस ओटीक्यू कर लिए फ्रॉम द रियल पास पेपर सितंबर दिसंबर 2024। केस ओटीक्यू थ्रूपुट अकाउंटिंग, गुड टाइम एंड हैव अ गुड टाइम, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।